अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। बात करेंगे सरकारी स्कूलों में निःशुल्क बांटी जाने वाली किताबों की। बेहतर शिक्षा के लिए सरकार मुफ्त में किताबें देती है, लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही ऐसी कि ये किताबें बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती और सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती हैं। कैसे हुई किताब वितरण में लापरवाही और कौन है जिम्मेदार, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों की सरकारी व्यवस्था, लापरवाही, लेट लतीफी, बस यही है व्यथा। बच्चे कैसे कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल जैसी पढ़ाई जब किताबें ही सही समय पर नहीं बंट पाई। बीआरसी दफ्तरों में किताबों का यह ढेर बताता है कि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने के बाद छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में किताबें तक नहीं बंट पाई हैं, जबकि मंशा तो यही थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकें। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का सिस्टम कितना लापरवाह है, इसकी बानगी विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क किताबों की वितरण व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद स्कूलों में किताब वितरण की मोबाइल ऐप ट्रैकिंग ने ये खुलासा किया है। दरअसल सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं तक निःशुल्क किताबें दी जाती हैं। 1 अप्रैल से ही नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और डिमांड के आधार पर पाठ्य पुस्तक निगम ने किताबें भेज दी हैं। 52 जिलों में 5,89,92,080 किताबों की डिमांड आई और निगम ने 1 अप्रैल तक 3,30,45,670 किताबें भेज दी। जिला स्तर पर बीआरसीसी को किताबें भेज दी गई, लेकिन 1 अप्रैल से ही स्कूलों में किताबों का वितरण होना था, लेकिन अभी तक महज 1,87,594 किताबें ही बंट पाई हैं। यानी पूरा महीना बच्चे बिना किताबों के स्कूल गए और उनकी छुट्टियां भी शुरू हो गईं। स्कूल शिक्षा विभाग का ये कार्यालय है बीआरसी, और यहाँ पर इस समय हम आपके साथ हैं। ये देखिएगा, ये वो पुस्तकें हैं जिनका वितरण होना है नए सत्र के लिए, और ये नया सत्र यहाँ पर नई व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए शुरू की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि हम भी 1 अप्रैल से लेकर और 20-22 अप्रैल तक बच्चों की मेंटल प्रिपरेशन करवाएंगे, उनकी तैयारी करवाएंगे और ये पुस्तकें उन्हें पढ़ने के लिए देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये पुस्तकें जो है उन बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वितरण व्यवस्था में जो है काफ़ी खामी है। हालांकि पाठ्य पुस्तक निगम ये कहता है कि हमने ये पुस्तकें अपने लेवल पर छाप दी हैं, 75% हमने काम पूरा कर दिया है। वितरण की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा केंद्र की है, सीपीआई यानी लोक शिक्षण केंद्र की है। लेकिन इसके अलावा ये जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर बहुत गहरे तक उनके भविष्य पर असर डालती है। बीआरसीसी ने 6,52,215 किताबों की डिमांड भेजी थी, जिस पर पाठ्य पुस्तक निगम ने 2,93,914 किताबें भेज दी, लेकिन स्कूलों में अभी तक इन किताबों का वितरण नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर समझे तो पूरे प्रदेश में किताब वितरण व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। बच्चे बिना किताबों की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिस्टम नहीं है। बाकायदा किताबें बटी या नहीं बटी, इसकी ट्रैकिंग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप भी बनाया है। दरअसल किताब वितरण व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए इस चीज को सुनिश्चित किया जाता है कि छात्रों को किताबें मिली हैं या नहीं मिली। राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर भी इस ऐप के जरिए ही मॉनिटरिंग होती है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक निगम किताबें विकास खंड पर भेजता है। बीआरसीसी ऐप के जरिए किताबें मिलने की पुष्टि करते हैं। किताबें कम या खराब होने पर भी इसी ऐप के जरिए ही जानकारी देनी होती है। स्कूल में कक्षा के हिसाब से छात्रों की संख्या दर्ज होती है। बीआरसीसी की ओर से डिस्पैच ऑर्डर तैयार किए जाते हैं और फिर किताबों को ट्रांसपोर्ट करने का रूट चार्ट तैयार किया जाता है। पुस्तक परिवहन समीक्षा बैठक में इस ऐप के जरिए इस चीज का खुलासा हुआ। बैठक में ये सामने आया कि ये किताबें तो स्कूल तक पहुंची ही नहीं। विस्तार न्यूज ने हर स्तर पर इस लापरवाही की तह तक जाने की कोशिश की। मामला उजागर हुआ
तो कोई भी जिम्मेदार कैमरे के सामने आने से बच रहा है। हालांकि अनौपचारिक बातचीत में वो अपनी कमियां और मजबूरियां गिना रहे हैं। हो सकता है कि सिस्टम में ही खामियां हो, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों तक तो किताबें नहीं पहुंची। क्या सरकार नौनिहालों के भविष्य से हुए खिलवाड़ को लेकर एक्शन लेगी? क्या आप समय रहते बच्चों तक किताबें पहुंच पाएंगी? क्योंकि बच्चे बिना किताबों के कैसे पढ़ेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे? सवाल तो यही है। हमारे पीछे हम लगातार ये बंडल दिखा रहे हैं किस तरह से जो इनका वितरण होना था और नहीं हुआ है, और ये लापरवाही बच्चों के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन शासन और स्कूल शिक्षा विभाग कब जागेगा ये देखना होगा। नया सत्र वैसे तो जुलाई से शुरू होगा, अगर ये तब तक भी वहाँ पहुँच जाएं तो भी गनीमत होगी। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो देखा आपने कैसे सिस्टम की लापरवाही नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किताबें छप भी चुकी हैं, लेकिन सिर्फ बंटने के इंतजार में हैं। हमारा मकसद ना सिस्टम पर सवाल उठाना है और ना ही जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करना है। हमारी कोशिश है कि किताबें समय रहते सरकारी दफ्तरों से निकलकर उन हाथों तक पहुंचें जिन्हें इनकी जरूरत है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेहतर विकल्प हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा हो। सरकार भी इसी पर जोर दे रही है। ग्वालियर में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम ने 5 चार्जिंग स्टेशन बना भी दिए, लेकिन ये चालू होने के पहले ही कबाड़ होते जा रहे हैं। क्या है वजह और क्यों नहीं मिल रहा लोगों को फायदा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे हो चार्ज? चार्जिंग स्टेशन ही पड़े हैं डिस्चार्ज। ये व्यवस्था ग्वालियर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। शहर में 5 जगहों पर चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, लेकिन ये ना तो वाहनों को चार्ज कर पा रहे हैं और ना ही खुद चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक बिजली के लिए ट्रांसफार्मर ही नहीं लग पाए। किसी नई नवेली प्रतिमा की तरह ये ढके ढके ही कबाड़ हो रहे हैं और शायद अपने अनावरण का इंतजार कर रहे हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए थे ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाहन है वो आसानी से चार्ज हो सकें, लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि जो शहर के अंदर 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए थे वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से यह ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए, लेकिन हालात ये हैं कि न तो इसमें बिजली कनेक्शन है और न ही नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि यह ईवी चार्जिंग स्टेशन हाथी के दांत बने हुए हैं और पूरी तरह से ये बंद है। इसका उपयोग कई महीनों से नहीं हो रहा है। यही वजह है कि यह ईवी चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से धूल खा रहे हैं और कबाड़ बनकर रह चुके हैं। दरअसल 1 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए थे। शहर में कलेक्ट्रेट समेत 5 जगहों पर ये चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए। तरण पुष्कर, कलेक्ट्रेट परिसर, सिटी सेंटर मल्टी लेवल पार्किंग, बहोड़ापुर और कंपू पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तैयार किया गया था, लेकिन 5 में से एक भी चार्जिंग स्टेशन चालू नहीं है। अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ये सफेद हाथी साबित क्यों हो रहे हैं। दरअसल ये दोनों विभागों की आपसी खींचतान की वजह से हो रहा है। नगर निगम का कहना है कि ट्रांसफार्मर लगने के लिए क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मामला अटका है, जबकि इसके लिए निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। हालांकि बिजली विभाग इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। उनकी ईवी चार्जिंग स्टेशन करीब 5 हम लोगों ने लगाए हैं। उनका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, बस क्योंकि उसमें एक ट्रांसफार्मर लगता है और विद्युत कंपनी से उसका फाइनल एस्टीमेट आना बाकी है। वो जैसे एस्टीमेट आएगा मेरे ख्याल से वो 15-20 दिन में वो सब चालू हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच नगर निगम ने इन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये चार्जिंग स्टेशन काम कैसे करेंगे। एक व्हीकल 45 से 50 मिनट में चार्ज होगा। चार्जिंग स्टेशंस पर 20 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाएगा। सब्सिडी मिली तो दर में 50% की कमी भी होगी। तमाम चार्जिंग स्टेशंस पर ऑनलाइन निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, यानी कि इंतजाम पूरे हैं, बस बिजली ही नहीं है। लिहाजा हजारों वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से घूमने वाले लोग उम्मीद के साथ इन चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचते तो हैं, लेकिन उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। घर पे बहुत समस्या आती है। हमने गाड़ी इसलिए ली थी ताकि हम लोग मतलब बाहर चार्ज वगैरह कर सकें, ताकि पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाए। तो
तो बाहर ये नगर निगम ने बना तो दिया है पर ये चालू ही नहीं हुआ है। हम लोग घर पे चार्ज करने में बहुत समस्या आती है, इसको चार्ज हो नहीं पाती है घर पे, तो बाहर हम लोग निकलते हैं लेकिन डिस्चार्ज वगैरह पड़ जाती है तो ये बंद ही पड़ा स्टेशन। ये बिल्कुल साफ है कि विभागों की खींचतान ने एक बेहतरीन कोशिश को अब कबाड़ बना दिया है। बिना प्लानिंग और लापरवाही के चलते 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि विभागों की खींचतान कब खत्म होगी। ये चार्जिंग स्टेशंस कभी चार्ज भी होंगे या फिर लोगों को इसका लाभ मिल ही नहीं पाएगा। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे बिलासपुर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने खेल स्टेडियम की। ये स्टेडियम अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुका है। खिलाड़ी मुश्किल हालातों में अपने हुनर को तराश रहे हैं, जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही बदहाल होते स्टेडियम से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल पाएंगे? सेट के लिए हम लोग ने बहुत सारा लेटर दे चुका है, अभी तक कोई सेट नहीं बनवाया हमारे लिए। पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है, पानी भरने के लिए। वॉशरूम की समस्या बता रही हैं आप। हम लोग को प्रैक्टिस छोड़ के फिर बहुत दूर जाना पड़ता है। एथलेटिक ट्रैक है, उसमें मिट्टी जो है पूरी जमा है। बच्चों के बैठने की जगह है, खिलाड़ियों के बैठने की जगह है, या दर्शकों की जो जगह है, तो कहीं ये घास और कहीं काई, कहीं टाइल्स टूटी। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जो है विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर ही आपको देखने को मिलेगा। ये नज़ारा किसी गांव या मोहल्ले के खेल मैदान का नहीं, बल्कि बिलासपुर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम का है। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करने का सपना लिए इस स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, लेकिन PWD विभाग की लापरवाही ने इस स्टेडियम को बदहाल बना दिया। इंतजाम कुछ ऐसे हैं कि खिलाड़ी जुगाड़ से अपना हुनर तराश रहे हैं और व्यवस्थाओं के बीच सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आर्चरी यानी तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं हमारे साथ, जो अपनी कुछ समस्याएं बता रहे हैं। वह क्या समस्या है, क्या नहीं है, हम उनसे ही पूछते हैं। तो बताइए, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या समस्या आ रही है? हमको इस चीज़ की समस्या हो रही है कि सेट के लिए हम लोग ने बहुत सारा लेटर दे चुका है, अभी तक कोई सेट नहीं बनवाया हमारे लिए। हम लोग इस जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने धूप में, तो कई बार बोल चुके कि वाटर कूलर भी लगवा दो, पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है, पानी भरने के लिए, और इक्विपमेंट भी नहीं है, तो उनके लिए भी लेटर लिखा है, वो भी नहीं आया अभी तक। जैसे कि टूर्नामेंट्स जो हम लोग का जो इक्विपमेंट है ना, बहुत महंगी आती है, जैसे 3 लाख 2.5 लाख, ये हमने अपने से परचेज़ किया है। ये एकेडमी में जो 5 सेट आई हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन वो भी अब एंड पे आ गया है। वॉशरूम की समस्या बता रही हैं, आपको भी दिक्कत होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है, क्योंकि अब गर्ल्स है तो हर जगह तो जा नहीं सकती, और हम लोग को प्रैक्टिस छोड़ के फिर बहुत दूर जाना पड़ता है, जो चीज़ सही नहीं है। 101 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसे मैदान तैयार करवाए गए हैं जिनका फिलहाल कोई महत्व नहीं है। हॉकी स्टेडियम तो तैयार कर दिया गया, लेकिन पवेलियन जैसी कोई सुविधा ही नहीं है। एथलीट मैदान में घास फूस और झाड़ उगाए हैं, बैठने की ऐसी व्यवस्था कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। वहीं एथलीट ट्रैक भी ऐसा नहीं है कि आसानी से तैयार हो सके। तार न्यूज़ के कैमरे से ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो चौंकाने वाली है, जो हैरान करने वाली है। छवि जरा ये कैमरा घुमाइए आप और दिखाइए कि कैसे जो है यहाँ मिट्टी, जो एथलेटिक ट्रैक है उसमें मिट्टी जो है पूरी जमा है, गाद किनारे पूरा। जो ये स्टेडियम है, स्टेडियम के नीचे ये जो बच्चों के बैठने की जगह है, खिलाड़ियों के बैठने की जगह है, या दर्शकों की जो जगह है, इसमें घास फूस उग आ गए हैं। कहीं पे पीपल का पत्ता, तो कहीं ये घास और कहीं काई, कहीं टाइल्स टूटी। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जो है विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर ही आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी जो बात है, जो दावा किया है सरकार ने कि यहाँ जो है बड़े खिलाड़ी बनेंगे, तो सवाल इसी बात को लेकर है कि कैसे बनेंगे जब मेंटेनेंस ही नहीं होगा स्टेडियम का। और दूसरा जो है, जब कभी मन आता है प्रशासन का, कहीं भी कुछ भी, ये खुदाई जो मिट्टी की हुई है, बगल में जो ट्रैक है उसके किनारे आप देखिए, ये जो आप एक पूरा नज़ारा देख पा रहे होंगे, सेट के ऊपर जमा ये पूरा काला धुआं और ये पूरी गंदगी और पूरा धूल जो है, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर जो है कैसे तैयार करेगा प्रशासन खिलाड़ी। अव्यवस्थाएं कई हैं, लेकिन जिम्मेदारों के अपने अपने तर्क हैं। कहीं बजट की कमी का रोना है,
तो कहीं आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा है। और जवाब वही कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। तो इसमें जैसे जहाँ तक आबकारी की बात है तो आबकारी का जैसे स्वाभाविक है, इसमें शेड के लिए हमारे पास पैसा कुछ सेंक्शन हुआ है, लेकिन उसके जस्ट जब सेंक्शन होने के बाद ही जैसे आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के कारण से वो शेड की वो मतलब निर्माण नहीं हो सका। जैसे ही आचार संहिता मतलब समाप्त होगी तो उसके बाद उसकी टेंडर होगी और वो शेड जो निर्माण होना है वो हो जाएगी। एक तरफ जहां अव्यवस्थाओं के चलते खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की बंदरबाट भी नजर आ रही है, क्योंकि यहां इंतजाम ऐसे नहीं दिखते जो बता सके कि 101 करोड़ रुपए यहां खर्च हुए हैं। अब सवाल यह है कि स्टेडियम को बनाने का मकसद क्या पूरा हो गया? क्या व्यवस्थाएं ऐसी हो गईं कि नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकल सकेंगे, या फिर ये स्टेडियम ऐसे ही बदहाल रहेगा और यहाँ के खेल मैदानों में भ्रष्टाचार और लापरवाही का खेल यूं ही चलता रहेगा? विस्तार न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।